अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये सेकंड लेक्चर है हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 2 का। फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने थोड़ी सी रिवीजन की थी। डेरिवेटिव्स थोड़े से रिवाइज करके देखे थे कि डेरिवेटिव्स किस तरह दिया जाता है, क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसीजर होता है डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन देखी थी। उसके टूल्स थोड़े से मैंने रिपीट किए थे कि हमने जो पहले काम कर लिया हुआ है। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन को थ्योरेटिकली देखा था, उसकी डेफिनेशंस देखी थी। इंटीग्रल्स देखे थे जिसमें डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल था। फिर हमने थोड़ा सा कंपैरिजन किया था डेरिवेशन का और इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन के थोड़ी सी एग्जांपल की थी एक आधी, जिससे हमें प्रोसेस का, प्रोसीजर का, ऑपरेशन का पता चल गया था कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता क्या है। उसके बाद हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसमें एक ऐड किया, उसकी रीज़न देखी कि ये क्यों ऐड किया जाता है। तो यहाँ तक हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कर लिया था। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सेकंड लेक्चर में हम अपना इंटीग्रेशन के रूल्स स्टार्ट करेंगे। सो इस लेक्चर में हम कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स हम इंटीग्रेशन के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो रूल है हमारे पास बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में, जो फर्स्ट रूल है वो है कांस्टेंट रूल। वो क्या है, उसको जर्नल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, के इज़ कांस्टेंट नंबर, वो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, कोई भी एक नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी एक नंबर हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट किस लिहाज से इंटीग्रेट होगा, एक्स के लिहाज से। और ये जो डी एक्स उसके साथ लगा हुआ है, ये बता रहा है कि ये जो के कांस्टेंट आंसर हमारे पास, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आई है, ये एक्स के लिहाज से डेरिवेट होके आई है। तो जब हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा के एक्स प्लस सी, के एक्स प्लस सी। वो कैसे कि ये जो k है ये किसके लिहाज से डेरिवेट हुआ था, x के लिहाज से, यानी k के साथ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, यानी k इंडिपेंडेंटली जो है, k जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के साथ जो है वो रिलेट कर रहा है, यानी इसके साथ x मौजूद है लेकिन उसकी पावर ज़ीरो है। जब इसकी के एक्स की पावर ज़ीरो की इंटीग्रेशन करेंगे, वही प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि पावर में वन ऐड करना है और उसी से उसको डिवाइड कर देना है। तो जब ज़ीरो में वन ऐड करेंगे तो एक्स की पावर वन हो जाएगी, और वन से डिवाइड करेंगे तो वो वही आ जाएगा। सो फाइनल आंसर आपके पास आएगा के एक्स, और उसमें सी ऐड कर देंगे। तो ये कांस्टेंट रूल है आपका इंटीग्रेशन का। इसकी एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स। अब के की जगह हम 3 एक कांस्टेंट नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका वही इसका रूल क्या है कि आप 3 एक्स की पावर ज़ीरो है। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स मौजूद है लेकिन उसकी पावर ज़ीरो है। जब उसकी पावर में वन ऐड करेंगे और उसी पावर से उसको डिवाइड करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 3x प्लस सी, 3x प्लस सी। 3x आपका उसका इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा, और c हम उसके साथ कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ये जो अंडरलाइन 3x प्लस सी को किया मैंने इसलिए किया है ताकि हमें पता चल सके कि फाइनल आंसर है 3x प्लस सी। एक और एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर वन मौजूद है, एक वन कांस्टेंट है यहाँ पर। वो वन कांस्टेंट किसके लिहाज से डेरिवेट हुआ है, x के लिहाज से। सो इसको हम यूँ भी पढ़ सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स। तो वही दोबारा यहाँ पे x मौजूद है जिसकी पावर ज़ीरो है, सो वन एक्स की पावर ज़ीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो प्लस वन। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, x, और x में आप c ऐड कर देंगे तो x प्लस सी जो है वो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो ये फर्स्ट रूल है आपका कांस्टेंट रूल का। ये आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव लेके आप इसकी एग्जांपल्स, इसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास रूल है पावर फंक्शन रूल। वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x, और x के ऊपर कोई पावर होगी, 1 2 -1 -2, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, किसी भी तरह की पावर हो सकती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और वो किसके लिहाज से डिफरेंशिएट हुए है, डी एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट हुई है। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, x की पावर
में जो हमने जैसे पहले हमने देखा था कि पावर में 1 प्लस करते हैं, यहाँ पे पावर n है, n प्लस 1, और डिवाइड इसी को कर देंगे उसी पावर के साथ n प्लस 1 प्लस सी। वही तरीका जो कांस्टेंट का था। सो इसकी एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे, ओरिजिनल फंक्शन इससे निकालने को कहा गया है कि ओरिजिनल फंक्शन इसका आप फाइंड करें क्या आता है। सो एक्स क्यूब में हम क्या करेंगे, एक्स 3 प्लस 1 करेंगे और इसी के साथ इसको हम डिवाइड भी कर देंगे। 3 प्लस 1 उसकी पावर में आ जाएगा और 3 प्लस 1 से ही हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको अल्टरनेटिवली हम यूँ भी लिख सकते हैं, x प्लस 3 जो है x की पावर x की पावर 3 प्लस 1 जो 4 बन जाएगा, उसको हम फ्रैक्शन से साइड पे उतार लें तो पीछे क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस सी हम साथ ऐड कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 4 एक्स की पावर 4 प्लस सी। एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2। इसको अल्टरनेटिवली इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। तो इसको अल्टरनेटिवली 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर को हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। सो वही -2 प्लस 1 इसकी पावर में हो जाएगा, -2 में से +1 सबसे पहले ऐड करेंगे, इसमें -2 में +1 ऐड करेंगे और -2 प्लस 1 से ही इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो -2 प्लस 1 का आंसर -1 आ जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई -1 और x की पावर -1, तो ये हो जाएगा -x और x की पावर -1 और c हम ऐड कर देंगे साथ। ये भी आंसर हो सकता है, या इसको हम अल्टरनेटिवली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -1 ओवर x प्लस सी। इसको हम अल्टरनेटिवली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका पावर फंक्शन रूल है। थर्ड रूल है एक्सपोनेंशियल रूल। एक्सपोनेंशियल रूल में हमारे पास एक्सपोनेंट के ऊपर एक फंक्शन है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक फंक्शन है, वो फंक्शन आपको जनरल फॉर्म में किस तरह दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ के एक्स। के यानी कोई कांस्टेंट और वो कांस्टेंट के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स। यानी ये एक्सपोनेंट ऑफ के एक्स किस लिहाज से डिफरेंशिएट हुआ है, डी एक्स के लिहाज से। इसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले डेरिवेटिव इसका पहले देखते हैं कि हमने कैसे मैथ 1 में एक्सपोनेंट के फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे लिए थे। जो एक्सपोनेंट फंक्शन आपको दिया जाता है उसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो जो एक्सपोनेंट के ऊपर फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेके पूरे फंक्शन को, कंप्लीट जो आपके पास फंक्शन है उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डेरिवेट हो जाता है। ये हमने मैथ 1 में इसका रूल पढ़ा था, या और इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं कि एक्सपोनेंट के ऊपर जो फंक्शन होता है उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उस पूरे ओरिजिनल एक्सपोनेंट के साथ उस पूरे फंक्शन को हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो आंसर आता है वो उसका डेरिवेटिव होता है। ये अब हमने इसका उल्ट करना है। उल्ट उसका इन्वर्स कैसे करना है, इन्वर्स ऐसे करेंगे कि जो एक्सपोनेंट के ऊपर फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव हम लेंगे और बजाय मल्टीप्लाई करने के हम उस पूरे फंक्शन के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। वो जैसा कि आगे दिया हुआ है, इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ के एक्स। ये पूरा फंक्शन हमने वैसे ही लिख लिया जैसे हम डेरिवेटिव करते हुए पूरा फंक्शन वैसे लिख लेते थे, और के एक्स जो ऊपर फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। यानी अगर हम डेरिवेटिव ले रहे होते तो एक्सपोनेंट ऑफ के एक्स इंटू के इसका डेरिवेटिव आ जाता, लेकिन हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्सपोनेंट ऑफ के एक्स वैसे ही आ जाएगा। और के एक्स का जब हम डेरिवेटिव लेंगे, के एक कॉन्स्टेंट है साथ उसके एक वेरिएबल है, यानी अगर मैं इसको एग्जांपल दूं आपको, 2x है, 2x का डेरिवेटिव लें तो 2 आ जाएगा, तो 2 कांस्टेंट है यानी k है। सो आंसर क्या आएगा, एक्सपोनेंट ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाई के प्लस सी। इसकी एग्जांपल है, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 5x इंटू डी एक्स। यानी ये एक्सपोनेंट ऑफ 5x किधर से आया, ये किसी एक फंक्शन की इंटीग्रेशन करके हमारे डेरिवेटिव उसका लेके डेरिवेशन करके आया है, और वो डेरिवेशन किस लिहाज से हुई है, x के लिहाज से। सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 5x इंटू डी एक्स। तो इसका उसी ऊपर वाले रूल की तरह हम उसको फॉलो करते हुए इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। वो कैसे कि 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5। सो एक्सपोनेंट ऑफ 5x
डिवाइडेड बाय 5, और इसमें हम जो है वो c ऐड कर देंगे। इसको अल्टरनेटिवली हम यूँ भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट को हम साथ फ्रैक्शन से नीचे उतार लें डिनोमिनेटर से, तो 1 डिवाइडेड बाय 5 एक्सपोनेंट ऑफ 5x प्लस c, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका एक और क्वेश्चन है, 20 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 10x प्लस 2। तो ये भी बहुत आसान है, इस पे आपको मैंने कहा हुआ है सॉल्व इट एज़ योर ओन, लेकिन मैं आपको इसका सोल्यूशन ज़ुबानी बताता हूँ, आप इसको खुद ही सॉल्व कीजिएगा। 20 एक्सपोनेंट ऑफ 10x प्लस 2 को हम ऐसे ही कंप्लीट लिख लेंगे, और जो 10x प्लस 2 है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 10, तो 20 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 10x प्लस 2, इसको आप एक्सपोनेंट ऑफ 10x प्लस 2 को आप नोमिनेटर से साइड पे उतार दें, तो आपके पास बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ 10x प्लस 2। तो 20 और 10 जो है वो कट आउट कर देगा 20 को विद 2, तो 2 एक्सपोनेंट ऑफ 10x प्लस 2 इसका जो है, और प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। सो ये आपके पास रूल है, बेसिक रूल एक्सपोनेंट का, इंटीग्रेशन का। उसके बाद सम और डिफरेंस रूल है, सॉरी ये सम ऑफ डिफरेंस लिखा हुआ है, ये सम और डिफरेंस आना था, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। सम और डिफरेंस रूल, या प्लस भी हो सकती हैं फ्रैक्शंस आपस में, या फ्रैक्शंस हो सकती हैं, या फंक्शंस हो सकते हैं, और वो डिफरेंस भी हो सकता है फंक्शंस का आपस में। वो कैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक एफ ऑफ एक्स हो सकता है, अगर वो ऐड हो रहा है तो प्लस, और अगर वो माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स, और ये पूरा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो हैं ये एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट हुए हैं। सो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, सिंपल वही रूल है जो हमने पहले पावर का पावर फंक्शन रूल पढ़ा था, सिर्फ हमने करना ये है कि एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स को अलहदा इंटीग्रेट कर देना है और उसमें सी ऐड कर देना है, और इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स को अलहदा कर देना है विद डी एक्स, और उसकी अलहदा इंटीग्रेशन कर देनी है कॉन्स्टेंट ऐड करके। सो इसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। यानी कि ये जो 3x² माइनस एक्स प्लस 1 एक्सप्रेशन, या जो डिफरेंशियल आपके पास आया हुआ है, ये कैसे आया, ये किसी एक फंक्शन की x के लिहाज से डेरिवेशन करके हमें मिला है। तो इससे हमने ओरिजिनल y का फंक्शन निकालना है, या इससे हमने ओरिजिनल फंक्शन निकालना है कि वो क्या था। तो इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, 3x² की अलहदा इंटीग्रेशन कर दें, माइनस x की अलहदा इंटीग्रेशन कर दें, प्लस 1 की अलहदा इंटीग्रेशन कर दें, और ये तीनों इंटीग्रेशंस x के लिहाज से dx के लिहाज से होंगी। सो जब आप 3x² की इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, सो 2 + 1 जो है पावर में x की पावर 2 + 1 वो 3 हो जाएगी, और 3 से ही डिवाइड करेंगे तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर पहली एक्सप्रेशन का आ जाएगा x³, और उसमें हम c ऐड कर देंगे, माइनस दूसरी एक्सप्रेशन है x की पावर 1 है, पावर में 1 प्लस करें 1 + 1, और साथ उसी को ही डिवाइड कर दें 1 + 1 से, तो ये x² डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, या इसको अल्टरनेटिवली हम यूँ लिख सकते हैं हाफ x², या 1/2 x², इसमें भी आप c ऐड कर दें, और फिर प्लस आपने 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, 1 इंटू डी एक्स, तो 1 के साथ फिर x है जिसकी पावर 0 है, ये कांस्टेंट फंक्शन वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। कांस्टेंट 1 है और 1 के साथ x की पावर 0 है, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1, x की पावर 0 + 1, तो x की पावर 0 + 1 करें तो x की पावर 1 हो जाएगी, और 1 से डिवाइड करें तो फाइनल आंसर x आ जाएगा, और फिर c ऐड हो जाएगा। ये c एक फर्स्ट c है जो x³ के साथ है, एक सेकंड c है जो हाफ x² के साथ है, और एक थर्ड c है जो एक सिंगल x के साथ है। इन तीनों c को अगर हम कांस्टेंट्स को जमा कर लें तो एक फ़ाइनल कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा, यानी इन तीनों कांस्टेंट्स का आंसर भी एक कांस्टेंट ही आएगा। तो हम इन तीनों की जगह एक ही फाइनल कांस्टेंट हम यूज़ कर लेते हैं, तो एंड पे आंसर हमने क्या लिखा है, x³ माइनस हाफ x² प्लस x प्लस c, और ये c उन तीनों कांस्टेंट्स का
सम है जिसको हमने एक इकट्ठा सी करके लिख लिया। तो हम यूँ भी कर सकते हैं कि बजाय हम हर एक्सप्रेशन पे एक अलग-अलग कांस्टेंट अप्लाई करें, हम एंड पे एक सिंगल कांस्टेंट अप्लाई कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये है कि तमाम कांस्टेंट सॉल्व होके आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट होके वो एक ही कांस्टेंट बन जाएगा। सो ये आपका सम और डिफरेंस रूल है। जो जितना भी अभी हमने काम किया है, जो भी हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं और जो हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स की, उनकी छोटी सी एक एक्सरसाइज है आपके पास। उसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ए बी सी डी। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 इंटू डी एक्स, फिर एक्स की पावर -1/5, एक्स की पावर में -1/5 है, इंटू डी एक्स। और फिर एक क्वेश्चन है एक्सपोनेंट ऑफ 3x+1 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ x इंटू डी एक्स। इसको ज़रा ध्यान से आपने सॉल्व करना है। ये जो एक्सपोनेंट ऑफ x डिनोमिनेटर में है, ये एक्सपोनेंट ऑफ 3x से भी डिवाइड हो रहा है और 1 डिवाइडेड बाय x या 1 से भी ये डिवाइड हो रहा है। आप इनको सिंप्लीफाई कर लें पहले। एक्सपोनेंट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ x। तो एक्सपोनेंट ऑफ 3x डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ x, एक एक्सपोनेंट वो यानी कि ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर 3x हैं और नीचे एक्सपोनेंट के ऊपर 1x है। तो 3x में से 1x डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बचेगा आपके पास एक्सपोनेंट ऑफ 2x प्लस 1 ओवर एक्सपोनेंट ऑफ x को आप एक्सपोनेंट ऑफ x को अगर आप ऊपर ले जाएं डिनोमिनेटर से 1 के पास, तो वो हो जाएगा एक्सपोनेंट ऑफ -x। सो एक्सपोनेंट ऑफ 2x प्लस एक्सपोनेंट ऑफ -x इंटू डी एक्स को आप इजीली दोबारा वही एक्सपोनेंशियल रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपने सॉल्व करना है। सो फोर्थ क्वेश्चन इसका है 2 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट ऑफ x। तो इसको भी आप उसी तरीके से करें कि एक्सपोनेंट ऑफ x को आप ऊपर ले आएँ, 2 इंटू एक्सपोनेंट ऑफ -x इंटू डी एक्स की आप इंटीग्रेशन कर दें उसी एक्सपोनेंशियल रूल के लिहाज से। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी जो आपने सॉल्व करनी है और आपने अपने पास इसको सॉल्व करके रखना है। यहाँ तक अभी तक हमने बेसिक रूल्स कर लिए हैं। अभी और भी रूल्स हैं, वो हम मज़ीद आगे जाके इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके पास लॉगरिथमिक रूल्स हैं, आपके पास सब्स्टिट्यूशन रूल है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये अभी हम ये देखते हैं कि ये c कैसे डिफ़ाइन हो सकता है, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। जो हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में भी कहा था कि हम c की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाय गिवन कंडीशंस, और ये कंडीशन बाउंड्री भी हो सकती है और ये इनिशियल भी हो सकती है। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन indefinite integral can be find through initial condition and boundary condition। इनिशियल कंडीशन किस तरह की हो सकती है? इनिशियल कंडीशन होगी y डिपेंडेंट वेरिएबल, या डिपेंडेंट वेरिएबल को हम अक्सर y यूज़ करते हैं, या इसको हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो कैसे इसको रीड करेंगे? y इज़ इक्वल टू वाई नॉट एट x इज़ इक्वल टू 0, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं y इज़ अ कांस्टेंट नंबर when we take the x or when we take the independent variable 0। दोबारा मैं इनिशियल कंडीशन को रिपीट कर रहा हूँ, हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं, आवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अ कांस्टेंट नंबर, वाई नोट का मतलब है कांस्टेंट नंबर, फिक्स नंबर। y is equal to dependent variable is a constant number when our independent variable is 0। when we take place our independent variable 0, we will consider the dependent variable as this constant number। ये इनिशियल कंडीशन है, और इनिशियल इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हमने एक वेरिएबल को जो है वो 0 करार दिया है और एक वेरिएबल को कांस्टेंट। बाउंड्री कंडीशन, सॉरी ये फिर एक मिस्टेक है टाइपिंग की। यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, पहला इनिशियल कंडीशन का है, दूसरा बाउंड्री कंडीशन का है। ये जो बाउंड्री कंडीशन वाला है, ये आप थोड़ा इसको ठीक कर लें, इनिशियल की जगह बाउंड्री आएगा, ऊपर इनिशियल कंडीशन है, नीचे बाउंड्री कंडीशन है। सो बाउंड्री कंडीशन क्या है? ऊपर वाली जो कंडीशन थी उसमें बाउंड्री नहीं बनी हुई थी, उसमें एक एक्सिस को 0 करके दूसरे एक्सिस को कांस्टेंट रखा गया। यहाँ पे अब हमने बाउंड्री बना दी है, दोनों वेरिएबल को लिमिट कर दी है कि आवर डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कांस्टेंट व्हेन वी टेक दी आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज गिवन कांस्टेंट, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू वाई नोट डैट इज़ अ कांस्टेंट व्हेन
or at x is equal to x naught. We can read the initial condition as y is a constant number. Initial condition को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. We can read the initial condition as y is a constant number when we put x is equal to 0 in the function. और ये किस में पुट करना है? जब आप फाइनल जो है वो इंटीग्रल फाइंड कर लेंगे. फाइनल जब आप इंटीग्रेशन करके उसमें c आएगा, जो आपका y होगा या डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसकी जगह आप जो भी गिवन कंडीशन होगी y नोट की जगह 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर दिया होगा वो पुट कर देना है और x को आपने 0 पुट कर देना है. यानी कि अगर आपको कंडीशन दी होगी x इज़ इक्वल टू 0, तो यानी का मतलब ये है कि वो इनिशियल कंडीशन आपको दी होगी. और बाउंड्री कंडीशन को कैसे हमने वी कैन रीड, ये फिर इनिशियल कंडीशन ही दिया हुआ है यहाँ पे, ये मिस्टेक है इसके अंदर, ये आप काइंडली ठीक कीजिएगा. इसके लिए मैं माजरत आपको मुझसे कर रहा हूँ, वो मेरी कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई है. वी कैन रीड दी बाउंड्री कंडीशन एज y इज़ अ कॉन्स्टेंट नंबर when we put x as a constant. ये बाउंड्री कंडीशन है कि जब आपको इस तरह की कंडीशन दी हो कि y भी आपको एक कांस्टेंट नंबर दिया हो और x भी आपको एक कांस्टेंट नंबर दिया हो, तो आप y की जगह y का कांस्टेंट नंबर पुट कर देंगे और x की जगह x का कांस्टेंट नंबर पुट कर देंगे और उसको c के लिए इनिशियल कंडीशन में भी और बाउंड्री कंडीशन में भी c के लिए उसको आप सॉल्व कर लेंगे और जो c का आंसर आएगा उसको फिर दोबारा उसी फंक्शन में आप पुट करेंगे, तो आपका कंप्लीट जो है ओरिजिनल फंक्शन बन जाएगा जिस फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकली हुई थी. इसकी कोई एग्जांपल करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में. सो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ c अगेन विद एग्जांपल. इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c वेयर बाउंड्री कंडीशन इज़. आपको जो है बाउंड्री कंडीशन दी हुई है. अब ये देखें, इसको बाउंड्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि y इज़ इक्वल टू वाई नोट और वाई नोट आपको 11 दिया हुआ है एंड x इज़ इक्वल टू एक्स नोट. x 0 नहीं दिया, x फिर x नोट एक फिक्स नंबर दिया डेट इज़ अ 3. सो ये आपको बाउंड्री कंडीशन दी है और क्वेश्चन आपके पास है डी वाई इज़ इक्वल टू, सॉरी अब फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन नहीं आना चाहिए था, डी वाई इज़ इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स. डी वाई यहाँ से इंटीग्रेशन का आपने फिर मार्क जो है वो ख़त्म करना है. डी वाई इज़ इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स. सो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन से मुराद इस डी वाई से आप ओरिजिनल वाई कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो ऐसे फाइंड हो सकता है वाई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, और डी वाई आपके पास क्या 3, इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू डी एक्स. तो इसकी सिंपली हम वही फर्स्ट हमने रूल पढ़ा है कांस्टेंट वाला, उसकी अगर हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं 3 की, तो वो आपके पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 3x प्लस सी. 3x प्लस सी. अब ये जो y इज़ इक्वल टू 3x प्लस सी आपके पास आ गया है, इसमें हम अपनी गिवन बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं. बाय पुटिंग दी बाउंड्री कंडीशन, जो कि किस में पुट करनी है, y इज़ इक्वल टू 3x प्लस सी में y की जगह हमने 11 पुट किया और x की जगह हमने 3 पुट किया और उसको c के लिए नाउ सॉल्व फॉर c के लिए उसको सॉल्व किया और c का आंसर हमारे पास 2 आ गया. और उस 2 को हमने दोबारा अपने डिफरेंशियल में जो हमने ऊपर फाइंड किया था y इज़ इक्वल टू 3x प्लस सी की जगह 2 पुट किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2. तो ये 3x प्लस 2 था जिसका डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं जिससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करते हैं, तो वो बनती है डी वाई इज़ इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स, जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन था. प्रूव ऑफ इंटीग्रेशन, ये वही अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड के लास्ट में बात की है. हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमने इंटीग्रल फाइंड किया इंटीग्रेशन करके वो ठीक भी है कि नहीं. वो कैसे? वी कैन प्रूव डैट वी हैव फाइंड अ करेक्ट इंटीग्रल बाय फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रल. जो इंटीग्रल हम फाइंड कर चुके हैं उसका दोबारा डेरिवेटिव आप ले लें. टेक द डेरिवेटिव ऑफ, और उसकी एग्जांपल क्या है, टेक द डेरिवेटिव ऑफ y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड चेक डैट इट इज़ इक्वल टू द एक्सप्रेशन डैट वाज इन द क्वेश्चन. कि ये उसी एक्सप्रेशन के बराबर आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था. अगर हम इसका डेरिवेटिव लें डी वाई और डी एक्स, तो आएगा 3. तो डी वाई को आप इधर ही रहने दें, तो वो हो जाएगा डी वाई, और डी एक्स को आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी डी वाई इज़ इक्वल टू 3 इंटू डी एक्स. तो ये वही क्वेश्चन बन रहा है, यानी प्रूव हो रहा है कि हमने सही इंटीग्रल फाइंड किया था. सो एक्सरसाइज 2 है, वो एक्सरसाइज 2 क्या है कि जो आपको एक्सरसाइज 1 दी हुई थी उसमें जो 4 क्वेश्चन आपको दिए थे, उन्हीं 4 क्वेश्चंस को सॉल्व तो आप पहले कर लेंगे. उनको सॉल्व करने के बाद आपने हर क्वेश्चन के लिए c की वैल्यू फाइंड करनी है
और हर सी की वैल्यू के लिए, हर सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो आपको इनिशियल कंडीशन दी है हर क्वेश्चन के लिए वो ये है कि y इज़ इक्वल टू 10 व्हेन x इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है वो इनिशियल कंडीशन है चारों क्वेश्चंस के लिए। इन चारों क्वेश्चन में आपने यही इनिशियल कंडीशन पुट करके उस एक्सरसाइज 1 का हर एक क्वेश्चन का सी जो है वो फाइंड करना है। सो नेक्स्ट लेक्चर में है जो हम वो अपना नेक्स्ट कुछ रूल्स करेंगे जिसमें लॉगरिथमिक रूल होगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगी। तो ये इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।